अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके साथ साथ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन भी करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट के साथ किसी भी एनर्जी का जो भी रिलेशनशिप होगा उसको आप थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्यों यूज़ होता है। थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सिस्टम की स्टेट मालूम करने के लिए काम आता है। अगर जिस तरह हम देख लेते हैं कि काफ़ी ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो किसी भी सिस्टम की स्टेट मालूम करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास, जैसे कि आपको पता है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और प्रेशर और वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, और इसी तरह से फिर हम उसको ड्राइव करते हैं। और दूसरा लॉ हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है और हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर भी हमारे पास मौजूद होता है। मतलब कि आपके पास बॉयल्स लॉ की कोई भी स्टेट होगी तो आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर आप बॉयल्स लॉ की कोई भी एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे हमेशा आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। और दूसरी बात, अगर चार्ल्स लॉ का भी कोई भी आप सिस्टम करेंगे, अगर उसमें चार्ल्स लॉ की स्टेट मौजूद हुई तो क्या होगा कि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम टेम्परेचर होगा। तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो ये है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का भी बहुत अहम रोल है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती हैं, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस परफॉर्म करती हैं, वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाती है और जिसको हम यूज़ करते हैं यू एज अ यू साइन। और उसके बाद जो है वो हम ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। उसके बाद 4th पॉइंट ये है, अगर किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये इंडिकेशन है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जो है वो इंटरनल एनर्जी हमेशा सिमिलर होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ये हमारे पास 5th पॉइंट हो गया। और उसके बाद 6th पॉइंट ये है कि जो भी वर्क डन होगा सिस्टम पे, जो भी वर्क डन होता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W = P डेल्टा V। तो ये आपने जहन में रखना है कि मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। सबसे पहले ये था कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसी भी सिस्टम की स्टेट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और बॉयल्स लॉ आ जाता है उसमें, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। चार्ल्स लॉ आ जाता है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है। और उसके बाद इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को करती हैं तो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इज़ ऑटोमेटिकली मीन्स के हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी है इंक्रीज़ हो रही है। और इसके बाद इंटरनल एनर्जी जो है वो सिमिलर होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। और वर्क डन जो होता है सिस्टम में वो हमेशा कैसे रिटर्न किया जाता है, यानी कि किस तरह से आप अपने पास लिखेंगे, W = P डेल्टा V। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दे दिया थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की, उसके बाद हमने इसके पॉइंट्स कुछ कर लिए। अब इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी एप्लीकेशन भी हम करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट है हमारे पास कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इन डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क एज वेल एज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। और अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी कि हीट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा Q से, और वर्क को आप करेंगे डेल्टा W से, और इंटरनल एनर्जी को आप करेंगे डेल्टा U से। तो ये स्टेटमेंट आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है और इसकी इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपने इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि फ़र्स्ट लॉ इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास 4 प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले हम आ जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस कहलाता है कि अगर पूरे सिस्टम में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द प्रोसेस, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास आइसोथर्मल। यानी कि आइसोथर्मल से आपने ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इट मीन्स उसमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का, आइसोथर्मल। ओके। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर टेम्परेचर जो है वो अनचेंज होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी नहीं होगी चेंज, क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में पॉइंट्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ही आपके पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होगी। तो आपने ये याद रखना है कि आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगी। फिर हमारे पास कैसा लॉ बन जाएगा यहाँ पे, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। यानी कि जब इंटरनल एनर्जी हमारे पास रही ही नहीं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एनर्जी होती है वो जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम में, वो कहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाती है, वर्क डन पे। तो आप ये कह सकते हैं और ये लिख भी सकते हैं कि द एनर्जी ट्रांसफ़र टू द सिस्टम इज़ एंटायरली यूटिलाइज्ड इन वर्क डन। फिर ये अगर आप देखें तो ये बॉयज़ लॉ से सिमिलर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी वाला अप्लाई हो सकता है। मेन बात बस ये है कि आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है और हमारे पास इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहती है, और जो जितनी भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो यूटिलाइज़ हो जाती है वर्क डन पे। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी की है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन हमारे पास दूसरी आती है वो आती है आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें आपने ये याद रखना है कि कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होगी, उसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और वो किस तरह से कांस्टेंट रहेगा कि जो भी आपका सिलेंड्रिकल वेसल होगा फ्रिक्शनलेस एयर पिस्टल से, उसमें क्या होगा कि जो आपकी एक्सपेंड होगी हीटिंग में, वो आपका पिस्टन जो है वो मूव करता रहेगा ताकि वो प्रेशर को मेंटेन कर सके, यानी कि प्रेशर को चेंज होने से रोक सके। तो क्या होता है कि जब भी हीट एक्सपेंड होती है तो पिस्टन जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता रहता है ताकि वो मेंटेन रखे उसके प्रेशर को। तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द गैसेस W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V। आइसोबैरिक में मेन बात क्या थी कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है और हमारे पास चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखें चार्ल्स लॉ में भी हमारे पास जो है वो प्रेशर कांस्टेंट था और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर था। और इसके बाद जब हम इसको फर्स्ट लॉ में अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V। यानी कि जो हमने पॉइंट्स में पढ़ा था कि डेल्टा वर्क क्या होता है कि P डेल्टा V, यहाँ पे उसकी जगह हम वो वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे कर लेंगे ताकि इससे ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। उसके बाद हम मूव करते हैं कि अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो है आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक प्रोसेस में वो क्या होगा कि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी कि आप जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, जो भी सिस्टम है, उसको जब आप कोई भी प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम आपको हमेशा कांस्टेंट नज़र आएगा। तो वो जहाँ पे भी आपको वॉल्यूम कांस्टेंट मिले ना, तो आप समझ जाएं कि ये आइसोचोरिक प्रोसेस है। उसके बाद अगर वॉल्यूम ज़ीरो है यहाँ पे तो जो है वो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो होगा। वर्क डन में जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, जैसे कि डेल्टा W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V, तो डेल्टा V में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि वो चेंज नहीं होगा, तो ज़ीरो रहेगा। तो इसी तरह से फिर आपने इसको फर्स्ट लॉ पे अप्लाई करना है। अब ये भी लिख सकते हैं कि द एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम इज़ इंटायरली यूटिलाइज इन चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी कि जो भी एनर्जी प्रोवाइड हुई है वो सारी यूटिलाइज़ कहाँ होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में। मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, P/T आ जाएगा इक्वेशन हमारे पास, और हमारे पास फर्स्ट लॉ जब अप्लाई होगा तो वॉल्यूम हमारे पास ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स कि डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा W। और यहाँ पे आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लें, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या बात हो रही है आइसोचोरिक प्रोसेस में। और इसको समझने के बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ प्रोसेस में, जो है कि है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ
एनी सिस्टम, यानी कि ना सिस्टम के अंदर ना सिस्टम के बाहर कोई भी हीट फ्लो नहीं होगी। तो जिस प्रोसेस में ये काम हो रहा है तो आप समझ जाएं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि जब हीट सप्लाई नहीं होगी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहेगी। और हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू ज़ीरो। हम ये कह सकते हैं कि द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस कॉजेज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मेन बात यही होगी एडियाबैटिक में कि टोटल हीट जो है वो नो हीट ऑफ सप्लाई PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये बॉयल्स लॉ से रिजेंबल है। और इंटरनल एनर्जी हमारे पास इज़ इक्वल टू होगी वर्क डन के, और हीट ऑफ फ्लो हमारे पास ज़ीरो होगा। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। अब मैं आपको जितनी भी हमारे पास जितने भी प्रोसेस हैं जो हो रहे थे, जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करी थी, अब हम उनको सबको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपको इजीली बता सकते हैं, या इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कांस्टेंट चीज़ हो रही है, कहाँ पे वो चेंज हो रही है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप ज़रूर फोकस से देखें। इसमें जितने भी प्रोसेस हमने बताए थे वो सब इसमें क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले बताया था कि आइसोथर्मल हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और फिर आइसोबैरिक जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसके बाद आइसोटोरिक जिसमें हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, और एडियाबैटिक जिसमें हमारे पास कोई भी हीट सप्लाई नहीं होती और जो है वो हीट ऑफ फ्लो जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये सारी जो बात है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको समझ आ रही होगी। तो आज हमने थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन की हैं। होपफुली आप सबको ये प्रोसेस और इसकी एप्लीकेशन क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए भी वो उसकी बेसिक यानी कि फ़र्स्ट लॉ, जितने भी लॉज हैं उसके आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।